कहते हैं दोस्तों, सफलता के लिए अपना रास्ता खुद बनाएं और उस रास्ते पर तब तक संघर्ष करें जब तक आप मंजिल को ना पालें। जी हाँ, मैं विष्णु कुमार अपने यूट्यूब चैनल तथा फेसबुक पेज द ग्लोबल फ्लाइट की ओर से नमस्कार प्रणाम करता हूँ। आज मैं जिनके साथ रूबरू होने के लिए आया हूँ वे किसी भी परिचय के मोहताज नहीं हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सीतामढ़ी जिला स्थित रीगा प्रखंड स्थित पोसुआ पटनिया के भावी मुखिया उम्मीदवार श्री विजेंद्र यादव जी का। विजेंद्र यादव जी के बारे में मैं आपको बताऊं कि अभी तक ये 2 बार चुनाव लड़ा और 1 बार इनको जीत मिली और 1 बार किसी कारणवश हार का सामना करना पड़ा। लेकिन इसके बावजूद इनका संघर्ष हमेशा समाज सेवा के लिए जारी रहा है और इनका कहना है कि आजीवन जारी भी रहेगा। सीतामढ़ी जिला के शायद ही ऐसे कुछ लोग होंगे जो इनको नहीं जानते होंगे। राजनीति को छोड़कर अगर मैं व्यक्तिगत जीवन का बात करूं तो विजेंद्र यादव जी हमेशा से इसमें कार्यरत रहे हैं। अभी विजेंद्र यादव जी एक पैक्स अध्यक्ष के रूप में कार्यरत है, इसके बावजूद एक सफल राजनीतिज्ञ भी है। तो चलिए मैं अब इनसे आप सभी को रूबरू करवाता हूं। तो सर से मेरा पहला सवाल होगा कि आपकी राजनीति की शुरुआत कैसे हुई है? सबसे पहले मैं और अपने पंचायत पोसुआ पटनिया के तमाम सम्मानित लोगों की तरफ से आपके चैनल को बहुत बहुत बधाई और ढेर सारी शुभकामना देता हूं कि आप इसी तरह से सच्ची खबर लोगों तक पहुंचाए और आपको आगे कामयाबी मिले। धन्यवाद सर। तो सर मेरा पहला सवाल आपसे होगा कि आप अपने राजनीति की शुरुआत कैसे किए थे सर? राजनीति में आने का मुद्दा क्या था? देखिए, ये तो किस्मत की बात है, फिट लाइन है, आदमी को किस्मत कहाँ ले जाता है। लेकिन वैसे राजनीति हम छात्र जीवन से ही करते आ रहे हैं। जब हम 92 में पोस्ट ग्रेजुएट किए तो 86 में हम एलएस कॉलेज मुजफ्फरपुर से ऑनर्स की एग्ज़ाम दिया, जिसमें फर्स्ट क्लास से हम पास किए। उसी समय बिहार यूनिवर्सिटी के नाम पर अंबेडकर यूनिवर्सिटी का नाम बदला गया और पूरे बिहार में इसका आंदोलन हुआ। खास करके मुजफ्फरपुर में बड़ा ज़ोरदार आंदोलन हुआ और हम लोग बाबा भीमराव अंबेडकर जी के नाम से यूनिवर्सिटी का नाम हो रहा था। उस आंदोलन के में हम लोग बढ़ चढ़ करके हिस्सा लिए थे और उसी समय से हम इस तमाम सामंतवादियों का जो उत्पात मुजफ्फरपुर में हुआ, वही से हम लोगों का प्रेरणा हुआ और हम लोग राजनीति में उसी समय से हम राजनीति जीवन में हम आ गए और पूरा जो है सो मनुवादी विचारधारा के खिलाफ हम राजनीति सोच रखते हैं और उसी तरह से फिर वहाँ से पंचायत चुनाव में आ गए। दुर्भाग्य की बात है, आधा घंटा से टिकट विधानसभा का कट गया, नहीं तो विधानसभा का भी हम कांग्रेस पार्टी से रीगा विधानसभा से हम प्रत्याशी 2014 में फाइनली था। आधा घंटा से किस्मत का दोष समझिए। सर तो लोग आपको आपके पंचायत में, आपके प्रखंड में, रीगा प्रखंड में और सीतामढ़ी जिला में भी लोग राजनीति में आपको लोहा मानते हैं। जैसा कि सर आपने बताया कि आधे घंटे से मेरा विधानसभा का टिकट कट गया, तो सर ये कहीं ना कहीं किस्मत की दोष थी। लेकिन फिर मैं आपको शुभकामना देता हूं कि सर आप आगे इसी तरह बढ़ते रहे और भगवान करे कि फिर आपको सर आप बहुत जल्दी विधानसभा के प्रत्याशी बनकर उभरे और सर हम लोगों को सहयोग करें। तो सर मेरा दूसरा सवाल होगा, सर आप तो अपने पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन आपके पंचायत के लोगों का कहना है कि जो भी उम्मीदवार चुनावी मैदान में आते हैं, आने के समय वो तरह तरह के वादे करते हैं, लेकिन जीतने के बाद सारे वादे को भूल जाते हैं। तो वैसे उम्मीदवार को सर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, लोकतंत्र में ये मौलिक अधिकार है सभी लोगों को चुनाव लड़ने के लिए। हम इस संदर्भ में कुछ नहीं कहना चाहते हैं, हम दूसरों की बात नहीं करते हैं, हम अपनी बात करते हैं। आप मेरे बारे में कहीं पूछिएगा तो ये जो लोग ज़रूर बताएंगे कि वो जो बोलते हैं वो करते हैं और हमने किया भी है। हाँ सर, तो
मैंने पता किया आपके पंचायत में घूमकर लोग आपके राजनीति को लोहा जरूर मानते हैं सर, लेकिन वैसे उम्मीदवार जो है जो तरह तरह के झांसा लोगों को देते हैं कि मैं ये करूंगा वो करूंगा, और जीतने के बाद दिखाई नहीं देते हैं। लेकिन विजेंद्र यादव उस शख्स का नाम है जो हमेशा से लोगों के बीच में रहा है और लोगों का सेवा करना अपना सबसे बड़ा धर्म समझते हैं। तो सर वैसे लोगों के लिए सर 2 लाइन आप मेरे चैनल के माध्यम से कहिए। देखिए, हम आपको बताए हैं कि लोकतंत्र में सबका संविधान में फंडामेंटल राइट है, हर एक व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है। और लेकिन ये पंचायत चुनाव है, ये ग्रास रूट का चुनाव है और इसमें डिफरेंट टाइप का कैंडिडेट होता है। कुछ कैंडिडेट तो ऐसे हैं जो अपने जीत के लिए उसके पास कुछ सोच है, जो समाज में कुछ करना चाहता है, इस माध्यम से आगे बढ़ना चाहता है। और कुछ ऐसे कैंडिडेट है जो दूसरे के बहकावे में खड़ा है, उसके पास अपनी कोई सोच नहीं है, वो दूसरा आदमी उसको डोनेट कर रहा है, वो चंदा दे रहा है, वो पैसा दे रहा है और उस पैसा को जो है सो किसी तरह से उसका मोहरा बन डमिंग कैंडिडेट के रूप में कि हमको जीतना नहीं है, हमको हराना है किसी को, इस उद्देश्य से वो खड़ा होता है। इस तरह का भी कैंडिडेट सब है। लेकिन कैंडिडेट जनता कैंडिडेट तो झांसा देगा, वो चूंकि वो अपने स्वार्थ में है, उसको है कि हमको अपना मकसद पूरा करना है। हम किसी के भाड़े किराए का कैंडिडेट है तो उसको जिताना है, उसको हराने के लिए हम खड़ा है, तो वो अपना झांसा देगा। लेकिन जनता को हम तो कहते हैं कि परियोजना में, शिक्षा में जागरूकता के नाम पर करोड़ों रुपया सरकार का बहा है। हम तो सरकार से, ये विडंबना है इस भारत लोकतंत्र की और यहाँ की सरकार की बहुत बड़ा कमी है कि ये चुनाव 5 साल के बीच में एक योजना बननी चाहिए, एक परियोजना बनना चाहिए जिसमें लोगों को प्रशिक्षित किया जाए कि चुनाव होता आखिर क्या है। लोग जो हैं हमारे जनता 80% लोग चुनाव को पर्व त्योहार के रूप में मनाते हैं, चुनाव में भूल जाते हैं कि हमको चुनाव का अर्थ ही नहीं समझता है कि एक बैलेट पेपर के, एक मतदान का क्या महत्व होता है कि हम एक वोट यदि किसी को देते हैं तो अपने 5 साल तक उसी के माध्यम से सरकारी हर एक योजना का क्रियान्वयन होना है। और हमारी जो मूलभूत समस्या है उस हमारी मांग को सदन में पहुंचाएगा। जैसे विधानसभा है, विधायक बनता है, वो विधानसभा में जनता की आवाज़ को रखता है, एमपी बनता है, वो लोकसभा में जनता की आवाज़ को रखता है, और पंचायत का जो प्रतिनिधि है, मुखिया है, पंचायत समिति सदस्य है, तो वो जो है सो पंचायत समिति एक सदन है जो उसमें उसकी बात को रखता है। तो ऐसे व्यक्ति को चुने जो आपकी समस्या को समझे और अपनी बाप की बात को उस सदन में तर्कपूर्ण ढंग से रखे ताकि वहाँ से योजना आप तक आए और आप तक पहुँचे। ये जरूरी है। ये यहाँ की जनता को ये जानकारी ही नहीं है कि चुनाव दे रहे हैं तो किसको दे रहे हैं, लोकसभा क्या होता है, विधानसभा क्या होता है, ये जीतेगा तो क्या करेगा। एक शब्द में आप जाइए, गांव में घूमिए, आप डिबेट लीजिए लोगों से। चुनाव, पंचायत चुनाव है ना, तो लोग से जाइएगा, बहुत सारी महिला आपको मिलेगी, ये अपन अपन पेट भरने के लिए सब लड़ा हुआ है, हमको सबसे क्या लेना देना, हमरा जो ढेउआ देते तकरा वोट देवे। लेकिन वो तो ढेउआ जो देगा वो वोट देगा। लेकिन अभी देखिए, अभी पंचायत में खाद्य सुरक्षा फूड कॉर्पोरेशन के तहत जो है सो राशन के कार्ड जो वंचित परिवार है उसके लिए निकला था, जो आवेदन देने की तिथि की इतना इतना दिन में जो परिवार वंचित है वो आवेदन दे। जिसका जो है सो परिवार में 5 यूनिट है और एक आदमी का नाम है, 4 यूनिट छूटा हुआ है, उसको आवेदन देना था। तो आप तो पैसा लेकर के दे दिए वोट ना, आप जिनको वोट दिए वो उससे आपको भेंट नहीं हो रहा है, उसके दलाल से भेंट हो रहा है। वो दलाल जो है सो रिश्वतखोरी में, इंदिरा आवास की वसूली में लगा हुआ है, अपने फ़ायदा में घूम रहा है। एक किसी ने नोटिस नहीं लिया कि आखिर आवेदन करना किसको है, आवेदन भरना कैसे है, आवेदन जमा कहाँ करना है और आवेदन कितना मेरे पंचायत में जमा हुआ। उस आवेदन पर प्रखंड से तो होता नहीं है, वो तो अनुमंडल कार्यालय से होता है। तो प्रखंड से अनुमंडल कार्यालय में कितना आवेदन गया और अनुमंडल कार्यालय में जाने के बाद उसमें क्या क्या त्रुटि हुआ, क्या क्या कमी है,
वो कागज को ले करके वो लाभार्थी के घरे जा करके वो जो कमी है उसको पूरा कर करके आगे का काम करा दे, यह जरूरी है। ये पैसा जरूरी नहीं है। इससे आपको आप पैसा कितना देगा, आप जिसको वोट दे रहे हैं वो जो आपके वोट से जीतेगा वो 5 साल के लिए जीतेगा, आपको पैसा देगा 500 रुपया। तो 5 पैसा भी पर डे का हिसाब नहीं हुआ और आप 5 पैसा में अपने वोट को बेच दिया। और कल आपको अंत्योदय नहीं मिल रहा है, कल आपको राशन कार्ड नहीं मिल रहा है, कल आपको वृद्धा पेंशन नहीं मिल रहा है, कल आपको इंदिरा आवास में 25,000 का रिश्वत लग रहा है, कल आपको परेशानी 1 लाख है। आप 5 पैसा में अपना वोट के बेचे हैं और आपको 50,000 रुपया का नुकसान हो रहा है। तो ये तो जनता को समझने की ज़रूरत है। कैंडिडेट तो सभी लोग अपने अपने लालच में जीतना है, कैसे ठगना है, कैसे झांसा देना है। तो झांसा में जनता ना आवे। यह चुनाव जो कैंडिडेट है खड़ा, जो मुखिया का कैंडिडेट है, जो जिला परिषद का कैंडिडेट है, जो पंचायत समिति का कैंडिडेट है, जो सरपंच का कैंडिडेट है, उसके लिए चुनाव नहीं हो रहा है। चुनाव हो रहा है यहाँ के जनता के लिए, कि जनता अपना ऐसा प्रतिनिधि चुने जो उसको उसका सरकारी योजना कैसे सही सलामत उस तक आवे। इसके लिए चुनाव हो रहा है। सरकार की योजना है, सरकार लोकतंत्र में ये व्यवस्था है। लोकसभा, विधानसभा, लोकसभा में 2 सदन है, विधानसभा लंबी बात है, छोटा चुनाव पंचायत का है। पंचायत में त्रिस्तरीय कमेटी है। त्रिस्तरीय कमेटी है। ग्राम पंचायत में ग्राम के मुखिया, वो गांव का प्रधान होता है, जो गांव की योजना बनाता है, पंचवर्षीय योजना बनाता है, वो मासिक योजना बनाता है। हर महीना में 12 महीना में 12 गो पंचायत, जिस तरह से लोक विधानसभा का सदन है विधानसभा, उसी तरह से त्रिस्तरीय पंचायत में 2 सदन है। एक जिला परिषद सदन है और दूसरा पंचायत समिति सदन है। तो पंचायत समिति में आपकी जो योजना है, जो सरकार का योजना आया, उसको अध्ययन करना है मुखिया को, और उस योजना को पंचायत समिति की बैठक में बोलना है। बोलना ही नहीं है, उसको प्रोसीडिंग में लाना है। और प्रोसीडिंग में आया कि नहीं आया, और यहाँ से जिला परिषद में गया कि नहीं गया, जिला परिषद में हम जो योजना दी है वो क्रियान्वयन हुआ कि नहीं, उसकी स्वीकृति हुई कि नहीं, हमको जो आवंटन, हमारा जनसंख्या, हमारे पंचायत की पॉपुलेशन कितना है, हमारे पॉपुलेशन के आधार पर हमको इंदिरा आवास कितना मिलना चाहिए, हमको ओल्ड एज पेंशन कितना मिलना चाहिए, हमको बाढ़ राहत में कितनी हमको मिलना चाहिए। वो बहुत बड़ी जवाबदेही है। वो 500 रुपया में जो लोग वोट बेचते हैं और जो लोग झांसा देते हैं, और झांसा में जनता आती है, तो सतर्क रहना है जनता को, कैंडिडेट को नहीं। क्योंकि ये चुनाव हो रहा है जनता के लिए, गरीब जनता के लिए। ये सरकार की जो भी योजना है, जो भी सरकार का बजट है, वो गरीब के लिए बनता है, यहाँ के जनता के लिए बनता है, कुछ किसान के लिए बनता है, कि किसान को सुविधा मिलना चाहिए, गरीब को सुविधा मिलना चाहिए, मरीज को सुविधा मिलना चाहिए। तो गरीब को, मरीज को, किसान को सोचना है कि हम झांसा में आवे, अपन वोट बेचे, कि हम अपन ऐसन जनप्रतिनिधि को चुने जो हमारा चीज हम तक लावे और खोजे और जाने। सर, तो अभी आपने एक बात कही है सर, कि लोग जो है क्या करते हैं, वोट को बेचते हैं 500 रुपये में। तो लोगों को जानने की, यहाँ सर से आप लोग जानिए कि आप 500 रुपये में 1000 रुपये अपने वोट को बेच देते हैं और आप उनको चुनते हैं 5 साल के लिए। तो आप खुद समझिए कि आप जिनको 500 रुपये देकर वैसे प्रतिनिधि को लाते हैं जिनकी कोई छवि नहीं है, जिनकी अपने समाज के लिए, अपने पंचायत के लिए कोई छवि नहीं है, तो आप ऐसे उम्मीदवार को चुनिए जो आपको 500 रुपये नहीं दे करके आपको लाख रुपए का सामान दे रहे हैं, आपको आगे बढ़ा रहे हैं, जहां बोलने की कैपेसिटी दे रहे हैं। तो वैसे लोगों को चुनिए। तो सर, आपसे मेरा पहला सवाल होगा सर, वैसे सर मैं एक बात बता दूं, जो भी कैंडिडेट दूसरे को हराने के लिए खड़ा होता है वो कभी जीत नहीं पाते हैं। क्योंकि आप अगर लड़ते हो, आपको अगर जीतना है तो आपको जीतने के लिए खड़ा होना होगा, हराने के लिए नहीं। अगर आप अपने स्वार्थ में डूबे हो, दूसरे के हराने के लिए लड़ते हो, तो यह सुनिश्चित है कि आपकी जीत कभी नहीं होगी। तो सर, आपसे मेरा अगला सवाल होगा कि सर, अभी तक आपने 2 बार चुनाव लड़ा, एक बार आपको जीत मिली और किसी कारण बस एक बार हार का सामना करना पड़ा। तो सर, हारने की क्या वजह थी सर? देखिए, सबसे पहले हम आपको बता दें कि हम चुनाव तो 3 लड़े, जिसमें 1 जीते और 2 हारे। और हार का कारण यही है, जो आपका इससे पहला सवाल था, कि कैंडिडेट के झांसा।
और ख़ास करके और जगह के चुनाव की बात हम नहीं कहेंगे, लेकिन मेरे यहाँ का चुनाव, जब हम चुनाव लड़ते हैं तो चुनाव लड़ते थे, इसमें एमएल एमपी सारा लोग इसमें राजनीति करना शुरू करता है, क्योंकि हमको सब लोग ब्रेक लगाना चाहता है कि वो नहीं आवे यहाँ तक। सब लोग को हमसे भय है और बहुत सारा लोग है। जिस तरह से विगत चुनाव हुआ और चुनाव हारने का कारण यदि समझते हैं तो हम एक तरह से तो मानते हैं कि ये किस्मत का भी दोष है। जैसे इससे पिछला चुनाव हम लड़े तो ये राजनीति कारण ही है, ये राजनेताओं के कारण ही हमारे ही परिवार के डिप्टी कलेक्टर वो खड़ा हो गए और भाई वो कहने लगे कि भाई कोई वीडियो से काम लाता है, हम स्वयं वीडियो हैं, तो स्वाभाविक है लोगों को झांसा में आना। लेकिन उस समय भी हम बहुत ज़्यादा अंतर से नहीं हारे चुनाव, हम मात्र 86 वोट से चुनाव हारे, जबकि हम सिटिंग मुखिया थे। और हमेशा चुनाव में जनादेश जो है सो सत्ता के खिलाफ में रहता है, लेकिन इसके बावजूद भी हम 86 वोट से हारे। पिछला चुनाव जब हम हार गए तो हम जिस पंचायत जहां हमारा घर है वहां 2 वार्ड है, और जहां जहां का कैंडिडेट जीता वहां 5 वार्ड है। वो पूरे गांव यदि एक हो जाए तो कहीं वोट की जरूरत नहीं है, वो सब पद ले सकता है। और वहां एक फिर वहां झांसा दिया, हालांकि जब मेरा घर जो है वो पटनिया में ही है, वो 5 वार्ड जो है उसी में थाना नंबर 237 में 5 वार्ड है, तो मेरा भी 9 वार्ड उसी में है। एक तरह से समझिए 6 वार्ड उसमें है। लेकिन वहाँ कर दिया, नाम हम लोगों का है बुनियादी टोला, तो वहाँ कह दिया, नारा लगाया, झांसा दिया लोगों को कि जे पुसुआ पटनिया की राजधानी कहाँ है, पंचायत का भी राजधानी होता है क्या? ये झांसा ही नहीं इसको कहिएगा कि वो कहा कि पुसुआ पटनिया की राजधानी कहाँ, बुनियादी टोला। राजधानी को तोड़ देना है, गौर को तोड़ देना है, और ये झांसा दे करके पूरे गांव को एक हो जाना है। सारा गांव के सारा काम अपने ही गांव से होना है और किसी को कहीं बाहर नहीं जाना है। ये झांसा दे करके वो चुनाव वहाँ लड़ा और उस चुनाव में मात्र हम 96 वोट से चुनाव हारे। हमारे यहाँ 11 कैंडिडेट था और पटनिया गांव में जो कैंडिडेट जीता उसको 1050 वोट आया और हमको 485 वोट आया। बाकी किसी कैंडिडेट को 50 वोट भी नहीं आया। यदि किसी एक कैंडिडेट को 100 वोट आया रहता तो हम चुनाव जीत जाते, पिछला चुनाव भी, और चुनाव हम नहीं हारते। चुनाव जो हम हारे हैं तो उसका अंतर बहुत कम रहा है, बहुत कम मामूली अंतर से हम चुनाव हारे। इसलिए हम कहते हैं कि ये चुनाव जो है सो हमको किसी ने नहीं हराया, एक किस्मत का दोष हम मानते हैं। और उसमें भी चुनाव से 5 दिन पहले हमारे पिताजी को पैरालिसिस मार दिया, हम उस इलाज में लग गए। ये भी एक वजह है चुनाव हारने का। लेकिन इसके बावजूद भी एक चीज़ के लिए हमको बहुत मलाल है। कभी कभी हम सोचते हैं बंद कमरा में, तो हम सोचते हैं कि हमको चुनाव हराया कौन? तो हमको वो लोग हराया जो किसी गरीब के लिए एक आवेदन नहीं लिखा, जो किसी गरीब के लिए हॉस्पिटल में नहीं गया, जो किसी गरीब के लिए थाने में नहीं गया, जो किसी गरीब के लिए ब्लॉक में नहीं गया, जो किसी आम पब्लिक के लिए 1 लीटर तेल जियान नहीं किया, वो लोग हमको चुनाव हरा दिया। इसका हमको बहुत मलाल है। चुनाव हम हारते मामूली अंतर से ही हारे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन चुनाव हमको वो लोग हराता जो मेरे तरह गरीब के इलाज के लिए हॉस्पिटल के बेड पर खड़ा हो, जेल के गेट पर खड़ा हो, थाना पर खड़ा हो, हॉस्पिटल में खड़ा हो, हर एक दिन रात मोबाइल 24 आवर ऑन करके रखे। वो व्यक्ति यदि हमको चुनाव हराता तो शायद इतना तकलीफ हमको नहीं होता जितना तकलीफ हमको हुआ कि ऐसे लोग हमको चुनाव हरा दिया, ऐसे लोगों के झांसा में लोग पड़ गया जो किसी व्यक्ति के लिए 1 घंटा का भी समय नहीं निकाला हो। इसका हमको मलाल है, इसका हमको दर्द है। हार का हमको दर्द नहीं है, क्योंकि हम राजनीति करते हैं। किसान के खेत दह जाए उससे किसान को मलाल नहीं है, उससे किसान खेती करना नहीं बंद करता है। किसान तो सबसे बड़ा जुआड़ी है। तो उसी तरह से राजनीति करने वाला भी, चुनाव लड़ने वाला से बड़ा जुआड़ी कौन हो सकता है? लेकिन हम हारा दे हमको जो हमसे बेहतर काम करे, कम से कम हमारे समानांतर काम करे, हमारे समानांतर लोगों को सेवा करे, वैसे लोगों से हम चुनाव हारते तो इतना तकलीफ नहीं होता जितना कि ऐसे लोगों से कि कभी लोगों के बीच में नहीं आया, एकाएक अनायास कैंडिडेट बना, अनायास चुनाव लड़ने से, चुनाव के
माने समय नज़दीक आने से 1 महीना पहले तक नहीं जाना कि वो चुनाव लड़ने वाला है, वो एकाएक कैंडिडेट बन कर के हमको चुनाव हराया, इसका हमको बहुत मलाल है, बहुत दर्द है हमको। सर, मैं आपके जज्बे को सलाम करता हूं। मैं आज भी पुसवा पटनिया पंचायत के सारे जनता से, सारे वोटर से कहना चाहता हूं कि सर अभी बोले हैं कि वैसे लोग मुझे चुनाव हराया है जो किसी भी वोटर के लिए, किसी भी जनता के लिए 1 मिनट भी खड़ा नहीं रहा है। लेकिन सर हमेशा आप लोगों के बीच में रहे। मैंने पहले भी आपको बताया है कि विजेंद्र यादव जी से मैं मिलना चाहता था, मैं इनको देखना चाहता था, लेकिन सर को मैं धन्यवाद देता हूं कि सर मुझे टाइम दिए। इनके जज्बे को मैं सलाम करता हूं। हालांकि आप लोग झांसा में नहीं आना, झांसा में आप लोग आ गए तो नुकसान आपका है। वैसे कैंडिडेट को चुनिए आप जो आपके आवाज़ को उठा सके, आपका एक बुलंद आवाज़ बनकर आपके जो भी डिपार्टमेंट के लोग हैं उनसे मिले और आपके हक को आप तक पहुंचाए। वैसे नेता को आप लोग चुनिए जो आपके लिए हमेशा खड़ा हो। तो सर से मेरा अगला सवाल होगा कि सर आप अपने कार्यकाल में अपने क्षेत्र में क्या क्या विकास किए, सर उसको आप मेरे जनता को सामने थोड़ा प्रदर्शित कर दीजिए। देखिए, सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से हम अपनी पंचायत के तमाम अभिभावक, किसान, मजदूर, नौजवान, माताएं एवं बहनों सबको हम धन्यवाद देना चाहते हैं कि हम चुनाव हमको एक बार जिताया। उनके एक बार के वोट से हमारा राजनीति पहचान पटना से लेकर दिल्ली तक हुआ। इस एहसान को हम कभी नहीं भुला सकते हैं। और जहाँ तक काम की बात है, हमारे 5 साल की उपलब्धि की बात है, तो हमसे बेहतर हमारे पंचायत की जनता बताएगा आपको। लेकिन जहाँ तक हमारा अपना जो था, चाहे पंचायत चुनाव मुखिया बन करके नहीं हुआ ऐसे भी, और जब तक हम 5 साल मुखिया रहे, एज ए जनप्रतिनिधि कोई व्यक्ति यदि मेरे पास आया और कहा कि मुखिया जी हमरा इंदिरा आवास मिले के चाहिए, तो हम सीधा एक सवाल मेरे मुंह से निकलता था, इंदिरा आवास मिलेगा? डेयरी में वेटिंग लिस्ट टंगा हुआ है, आप उसमें जाकर नाम पढ़ लीजिए। इससे पहले किसको इंदिरा आवास मिला है, कितने उसके बाद नीचे आपका नाम है, उस हिसाब से आपको इंदिरा आवास मिलेगा। 1 रुपया नहीं देना किसी को। 1 रुपया यदि देगा तो पता चलेगा तो इंदिरा आवास कभी नहीं देंगे। ये मेरा पहला सवाल रहता था लोगों से। और पैसा किसी को दे करके मेरे पास नहीं आना। कोई कोई लोग ऐसा भी होता था जो पैसा देता था, जो 1 घंटा 2 घंटा के अंदर में पैसा दिया, भर दिन के अंदर में यदि हमको कह दिया तो वो पैसा लेने वाले दलाल को पकड़ करके हम पैसा रिटर्न कराए हैं। ऐसा एक नहीं अनेक उदाहरण है। और हम जब तक मुखिया रहे तो हर महीना में 1 दिन हम वृद्धा पेंशन का शिविर लगवाते थे। और वृद्धा पेंशन के लिए अब तो डिजिटल ज़माना आ गया है, अब तो बहुत सब आदमी के हाथ में लैपटॉप है, एंड्रॉयड मोबाइल है, लेकिन उस समय नहीं था। जिस समय 2006 से 11 में हम मुखिया थे, उस समय नहीं था। उस समय वसुधा केंद्र जहाँ खुला होगा वहीं पर लोग देखा होगा लैपटॉप को। तो उस समय हम फोटो स्टेट मशीन एक खरीदे और निःशुल्क गरीबों को फॉर्म मुफ्त हम देते थे। एक फॉर्म खरीद कर लाए, उसको फोटो स्टेट किए और उसको अपने हाथ से और अपने सहयोगी, हमारे राजनीति जीवन में सबसे बड़ा मेरा सहयोगी कोई रहा है तो उस व्यक्ति का नाम दिनेश राय है। शायद मेरा बेटा भी उतना हमको साथ नहीं देगा जितना वो हमको साथ दिया है। और उससे बिना पैसा का अपने घर से खा करके आता था। भर भर दिन वृद्धा पेंशन का फॉर्म भरवाए, अपने भरे, अपने हाथ से भरे। और फॉर्म भर करके इतना ही नहीं, फॉर्म लेकर के लाभार्थी को जाने की ज़रूरत नहीं, उसका फॉर्म लेकर के खुद हम पंचायत सचिव हमारा, वो उसका काम था ब्लॉक में जमा कर देना। अब ब्लॉक में जमा करने के बाद उसका एक पैनल बनवाते थे हम जब जाते थे ब्लॉक तो, और वहाँ से एसडीओ ऑफिस के रजिस्टर पर अपने हाथ से चढ़ा करके एसडीओ साहब के यहाँ वो रजिस्टर को ले जा करके स्वीकृत करा करके और लोगों को पैसा दिवाने का काम करते थे। ये हमारा था कार्यकाल। और एक बात और हम बता देते हैं, हम 2 बार चुनाव, 1 बार मुखिया रहे, लगातार 2 टर्म नहीं रहे, लेकिन जब तक हम मुखिया रहे 5 साल, तो पुसवा पटनिया की जनता को सचिव, पंचायत सचिव, सेक्रेटरी, कोई भी जनप्रतिनिधि, कोई मंत्री है विभाग का तो मंत्री काम नहीं करता है, उसका सेक्रेटरी काम करता है। तो पंचायत का सेक्रेटरी सरकारी जो बड़ी माने ऑथराइज जो पर्सन है, जो सरकारी योजना को करना है, वो पंचायत सचिव हम 5 साल हम रहे। तो मेरा सख्त हिदायत था
कि आपको 10:30 से 11 बजे के बीच में पंचायत कार्यालय में आ जाना है और 1 बजे आपको यहाँ से ब्लॉक जाना है। हर एक जनता का क्या क्या आवेदन है, क्या क्या समस्या है, उसको आप नोट करिए, उसको लीजिए और हम आपके साथ बैठेंगे। और हम साथ में रहते थे और पंचायत सचिव हर एक आदमी का वृद्धा पेंशन है, कोई समस्या है, इंदिरा आवास है, कुछ भी है, उसको लेना और उसको ब्लॉक में जमा करना। और उसका हमारा डायरेक्शन था कि आप अपना ब्लॉक जाइए, हमको ज़रूरत बुझाएगा तो ब्लॉक जाएंगे या जिला जाएंगे, हमको जहाँ जाना है वहाँ जाए। आप 1 बजे के बाद आपको जहाँ जाना है वहाँ जाए। प्रखंड विकास पदाधिकारी पर मेरा कड़ा अथी था, निर्देश था मेरा कि हमारे सचिव को यदि आप ब्लॉक में काम कराइएगा और पेमेंट दीजिएगा हमारे बिना अब्सेंटी का, तो हमसे बुरा कोई नहीं होगा। और हमारे हटने के बाद 5 साल दूसरा आदमी मुखिया रहा, 5 साल अभी सीमा देवी मुखिया है, सीमा कुमारी है। 10 साल में हमारे पंचायत के जनता को सचिव से भेंट नहीं हुआ है। पंचायत कार्यालय में कभी सचिव नहीं आया है। पंचायत कार्यालय को तो गोली मार दीजिए, 15 अगस्त और 26 जनवरी जो है उसमें भी सचिव को लोग नहीं देखा होगा। हमरे रीजन में जो सचिव आया वही आया। एकरा पहले कुछ एकरा बाद सचिव पुष्पा पटनिया में कभी नहीं आया। अब सचिव से जब हम पूछते हैं कि रे भाई आप पुष्पा पटनिया में क्यों नहीं जाते हैं, उसका कहना है कि मुखिया जी हमारे बगल में रहेंगे तब ना हम जाएंगे। मुखिया स्वयं नहीं रहता है तो हम क्या करने जाए, हम लोगों से गाली सुनने जाए क्या? ये उसका सवाल है। उस समय हम छुपा जाते हैं। सर, मैं तमाम जनता से कहना चाहता हूँ, पुष्पा पटनिया के जो भी जनता है, मैं बार बार आपको कह रहा हूँ कि सर जो भी चीज़ करे उस पर आप मेरे चैनल के माध्यम से जब आप इसको देखेंगे तो वोट करने से पहले ज़रा अमल कर लेना कि आपके लिए कौन आदमी हमेशा खड़ा रहा है और रहेंगे। ठीक है सर, अगला सवाल मेरा है आपसे सर। अभी तक आपने पुष्पा पटनिया पंचायत का प्रतिनिधित्व कर चुके हैं, लेकिन शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में सर कोई विकास देखने को नहीं मिल पा रहा है। तो सर अगर आप इस बार आगे आते हैं तो सर इन चीज़ों को कैसे सुधार करेंगे? देखिए, सबसे पहले तो अभी जो पंचायत चुनाव है, इससे पिछला चुनाव जब हम हारे थे तो अभी भी हम त्रिस्तरीय पंचायत के सदस्य हैं। हम आपको एक बात बता देना चाहते हैं कि जब पिछला चुनाव हम पंचायत का चुनाव हम यहाँ से लूज कर गए तो पकड़ी मठवा से बाई इलेक्शन चुनाव के दरमियान एक पंचायत समिति का सदस्य की मृत्यु हो गई, तो वहाँ सीट खाली था। तो सभी लोगों ने कहा कि प्रमुख के चुनाव लड़ने के लिए आप ही हैं जो चुनाव लड़ सकते हैं, आप ही हैं जो फाइट दे सकते हैं, तो आप पकड़ी मठवा से चुनाव लड़िए। तो पकड़ी मठवा से हम चुनाव लड़े और हम धन्यवाद देते हैं पकड़ी मठवा की जनता को भी, जो मेरे यहाँ से कम 20 किलोमीटर की दूरी पर है। और त्रिस्तरीय पंचायत का चुनाव जो है सो अपने पंचायत से जितना मुश्किल रहता है, लेकिन वहाँ पकड़ी मठवा से लोगों ने हमको जिताने का काम किया। और पकड़ी मठवा में हम एक प्रतिनिधि के रूप में वहाँ भी काम किए हैं। 5 साल से हम वहाँ पंचायत समिति के रूप में रहे हैं। आज भी वहाँ की जनता, कोई व्यक्ति कह देगा कि 1 रुपया का रिश्वतखोरी मेरे द्वारा हुआ है, तो आप हम पर सवाल कर सकते हैं या यहाँ की जनता कर सकती है। और जहाँ तक शिक्षा की बात आप कहे हैं, तो हम एक पहला मुखिया थे जो हर एक विद्यालय में विद्यालय शिक्षा समिति के चुनाव कराया, लोगों को, पूरे ग्रामीण लोगों को बैठाया और कहा कि जो शिक्षा में सुधार की जवाबदेही आपका है, जो इस गांव में रहते हैं, जो इसी गांव का है और जो मुजफ्फरपुर में, पटना में नौकरी करते हैं, उनको इस विद्यालय से मतलब नहीं है, क्योंकि वो अपने बच्चा को कॉन्वेंट में पढ़ा रहे हैं। जो यहाँ लोग हैं जिनके बच्चा इसमें पढ़ते हैं, उनकी जवाबदेही है कि यहाँ की शिक्षा व्यवस्था कैसे सुधरे। इसी के लिए सरकार जो है सो विद्यालय शिक्षा समिति की व्यवस्था की है और उसमें आपको अध्यक्ष के निर्वाचन होना है। तो आप अध्यक्ष हैं तो अध्यक्ष और सचिव के ज्वाइंट अब्सेंटी पर जौले आप शिक्षक के नहीं दीजिएगा तौले उसको वेतन नहीं मिलेगा। तो आप ऐसा काम करिए जरूर कि जो टीचर ना आवे उसका अब्सेंटी पंचायत कार्यालय में न भेजिए,
फिर टीचर कितना भी कुछ कर ले, हम उसको वेतन नहीं देंगे। तो सवाल है कि एक जनप्रतिनिधि से किसी व्यवस्था का सुधार नहीं हो सकता। कोई यदि कहता है हम मुखिया का कैंडिडेट है, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, नहीं। मुखिया वो बनेगा तो पब्लिक के सपोर्ट से, और पंचायत में किसी चीज का विकास होगा तो पब्लिक के सपोर्ट से। सिर्फ जनप्रतिनिधि हर चीज को, कोई जादू की छड़ी नहीं है उसके पास कि टीवी में जो देखते हैं आप, तो वो चीज, वो शक्ति हमारे पास नहीं, दैविक शक्ति नहीं है हमारे पास। पब्लिक का सपोर्ट होगा, पब्लिक का कंप्लेन होगा, पब्लिक का शिकायत आएगा कि जो पंचायत में शिक्षा व्यवस्था है, जो विद्यालय है, वहाँ का कोई टीचर है जो शराब पीता है, वहाँ का टीचर है जो नहीं पढ़ाता है, वहाँ का टीचर है जिसको पढ़ाने नहीं आता है, वैसे लोगों को मेरा काम है, हम मुखिया बनेंगे तो हमारा काम है डीओ कार्यालय से उसका स्थानांतरण कराना, उसका ट्रांसफ़र कराना, जो टीचर है उसका वेतन नहीं देना, उसके एब्सेंटी पर रोक लगाना, यहाँ से लेकर शिक्षा, डीओ क्या कहते हैं, जिला शिक्षा कार्यालय कौन सी कहते हैं, हम तो शिक्षा मंत्रालय से भी हम बात कर सकते हैं और वैसे टीचर के पर हम कार्रवाई कर सकते हैं। लेकिन इस शिक्षा व्यवस्था के सुधार के लिए जिनके बच्चे विद्यालय में पढ़ते हैं, हमसे ज़्यादा जवाबदेही उनकी है। हम तो एक माध्यम है, और उनका कंप्लेन यदि शिक्षा कोई टीचर के प्रति या विद्यालय में कुव्यवस्था के प्रति आता है, तो एक जनप्रतिनिधि के नाते पूरे ईमानदारी पूर्वक हम उस पर पहल करेंगे। हम आपके चैनल के माध्यम से हम अपने पंचायत वासियों को हम इस वादा कहिए, एक कमिटमेंट कहिए, ये चुनावी घोषणा कहिए, ये जो कहिए, हम आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहते हैं। शिक्षा ही नहीं, स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से हमारे यहाँ स्वास्थ्य का भी उपकेंद्र है, और वहाँ भी जो नर्स है, वहाँ भी जो डॉक्टर है, वो नहीं आते हैं, उसकी शिकायत यदि हमको मिले तो हम उस पर भी कार्रवाई करेंगे, और स्वास्थ्य व्यवस्था को भी हम सुदृढ़ करेंगे। और स्वास्थ्य व्यवस्था की बात क्या करते हैं, हम तो स्वास्थ्य व्यवस्था में जो सरकारी व्यवस्था है, सरकारी व्यवस्था है। यहाँ तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं, जैसे मेरे यहाँ का एक जीवन राय है, जिसको ब्रेन ट्यूमर हो गया था, वो पटना में गया इलाज कराने, उसको 3 लाख रुपया ऑपरेशन का फी कहा। 3 लाख के उसके पास तो जमीन भी नहीं था। उसको मैं अपने साथ दिल्ली ले गया, और दिल्ली में उसको राम मनोहर लोहिया में फ्री ऑपरेशन कराया, 2 बार ऑपरेशन कराया, 3 महीना रह करके कराया। बहुत ऐसा मरीज है जिसको डॉक्टर 45,000 रुपया फी है, उसको तो हम 7,000 रुपया में, हम कहें गरीब आदमी है डॉक्टर साहब, हम कहाँ से बिल बना दिए। चेहरा भी तो देख करके बिल बनाना चाहिए, या चेहरा देख करके मरीज के जो बूढ़ा जो लाता है खाने का सामान, तो वो भी तो देख करके कम से कम मरीज को रखिए या बिल बनाइए। ये तो 40,000 रुपया तो 40 बरस में भी इससे नहीं होने वाला है। आप इसको जल्दी से सीट खाली करिए, हम आए हैं हिसाब करने, तो आपको वो हिसाब मिल रहा है 7,000 रुपया, और नहीं तो ये मरीज छोड़ करके भाग जाने वाला लोग है, आपको अपना सवारी से पहुंचाना होगा। आज इसको खाली कर दीजिएगा तो ये बेडवा खाली हो जाएगा, हो सकता है कल आपको 60,000 के कोनो मरीज उस पर चलाएगा, न तो जितना दिन रहेगा उतना दिन तो नुकसान है, नहीं आपका बेडवा तो खाली इंगेज रहेगा। एक कह करके हम डॉक्टर से फीस कम कराते हैं, और बहुत ऐसा मरीज है, हम तो ऐसा मरीज है जो डॉक्टर को, हमारा नामिनेशन था पिछले मुखिया का चुनाव के रोज, और पटनिया के एक लड़का पॉइजन खा लिया, हाँ, और उसको हमको कहा कि जो है ना डॉक्टर क्या, चलिए फीस कम करवा दीजिए। तो हम कहें कि नहीं, अभी चुनाव का भीड़ है, हम शाम में चलेंगे। हम जब शाम में गए तो डॉक्टर साहब को कहे कि डॉक्टर साहब सब दिन आते थे, 2,000 4,000 5,000 कम कराते थे, लेकिन आज मेरा नामांकन है और आज शुभ दिन है, आज हमको आप 25,000 रुपये चंदा दे दीजिए, और 25,000 रुपया आप इस मरीज को फ्री कर दीजिए। सरकारी अस्पताल में भी मरीज इलाज कराता है तो 2 रुपया का रसीद कटाना पड़ता है, और 25,000 में 25,000 रुपया हम उसको फ्री करवा दिए। डॉक्टर साहब कहें कि आप एक व्यक्ति को 25,000 क्यों दे रहे हैं, हम आपको चंदा 25,000 क्या, आपको 50,000 रुपया चंदा देंगे चुनाव लड़ने के लिए। 25,000 रुपया ही दबा दीजिए, अब 50,000 रुपया हमारा कंपाउंडर कल भेज देगा आपके घर पर, और 50 को वोट खरीदिएगा। हम कहें हम वोट नहीं खरीदते हैं, वोट खरीदने वाला हमारा बहुत कैंडिडेट सब है, करोड़पति अरबपति सब चुनाव लड़ रहा है, हम 1,000 देंगे 2,000 देगा। हम काम के बदले मजदूरी मांगते हैं लोगों से, उस पर लोगों को वोट देना है तो दे, और न देना है तो न दे, फिर 5 साल इसी तरह से झूले।
इसी तरह से घूमे, आवेदन करना है, नाम परिवार राशन कार्ड छूटा हुआ है तो फॉर्म भरना है, वो तो फॉर्म भर रहा है, परिवार में यूनिट कम है वो, तो उसको कौन चीज मिलेगा है? तो इस ये काम मेरा है, काम कोई हम तो लोगों से जितना 24 आवर, हम एक पहला व्यक्ति हैं जो चुनाव हारने के बाद भी, जिस सूरत से चुनाव हारते हैं रिजल्ट मेरा आता है उसके कल हो करके भी जो लोग हमको वोट, हम जानते हैं कि हमको वोट नहीं दिया है, लेकिन वो सब तरह से थक करके मेरे पास आता है, हम उसको महसूस नहीं होने देते हैं और उसी तत्क्षण उसके काम के लिए हम फ़ोन करते हैं और उसके साथ जा कर के हर संभव प्रयास करते हैं कि इसका काम, यदि काम वाजिब है तब हम काम पैरवी भी करते हैं, तो वाजिब पैरवी करते हैं। यही नहीं है कि कोई डकैती करके आएगा तो वो हमको कहेगा डाकू, हम जान जाएंगे डाकू है तो हम उसको उसी समय कहते हैं तो भागो यहाँ से, हमारे यहाँ से काम नहीं होने वाला है। गलत पैरवी हम नहीं करते हैं और सही चीज़ के लिए हम किसी से लड़ते हैं, किसी से उठते हैं। मैं एक बार फिर कहना चाहता हूं पुष्पा पटनिया के सभी दर्शकों को, सारे जनता को, जो वोटर है वोट करते हैं, अपना हक देने जाते हैं, उनसे पहले आप एक अच्छे उम्मीदवार के लिए, अच्छे उम्मीदवार के बारे में 1 मिनट का समय निकाल कर सोचिए और उसके बाद मतदान कीजिए। ये जरूरी नहीं है कि जो आपको पैसा देते आप वोट उनको करो यार, आज वो आपको पैसे में खरीद रहे हैं, हो सकता है कल आपके बात को ना सुने, इसलिए आप पैसा भी लो यार, जो लोग पैसा बांट रहे हैं आप उनसे पैसा भी लो, लेकिन वोट वैसे लोगों को मत करो जो आपकी औकात 500 रुपये के बराबर रखता है। आपके औकात को वह तोल रहा है, जो कैंडिडेट आपके यहाँ जाते हैं और पैसा देते तो आपका औकात ही तोल रहा है। आप जरा ध्यान से सोचिएगा, आप सारे लोग वोटर हैं, मेरा एज कम है आपसे, एक्सपीरियंस कम है, लेकिन आपके बेटे होने के नाते, एक भाई होने के नाते मैं आप लोगों को कहना चाहता हूँ कि 500 रुपया आपके औकात है भाई। अरे आप 500 रुपये आपको दे रहा और 50,000 रुपया लेकर वह प्रतिनिधि अपने घर में बैठता है, तो आप अच्छे उम्मीदवार को चयन कीजिए जो आपके साथ आपके लिए हमेशा खड़ा रहे। तो सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि बिहार और यूपी में आज भी जातिवाद की राजनीति लोग बहुत ज़्यादा करते हैं और यही वजह है कि हमारे बिहार और यूपी में जाति के नाम पे लोग वोट करते तो विकास नहीं हो पा रहा है। और जो लोग अपने जाति को लेकर धर्म के लोगों को वोट करना ज़्यादा पसंद करते, तो वैसे लोग, वैसे मानसिकता वाले लोगों को विजेंद्र यादव जी क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए, सबसे पहली बात है कि जे हमको ये जो जातीयता की जो बात करते हैं, राजनीति में पब्लिक कुछ नहीं करता है, पब्लिक से सब लोग कराता है। लोकतंत्र में ये सिर्फ बिहार यूपी में जातीयता नहीं है, ये पूरे देश में है। वैसे समझिएगा विश्व के कुछ बड़ा बड़ा कंट्री में भी है। तो ये सभी जगहों पर ये सनातन काल से ही चले आ रहा है, पुरातन काल से चला आ रहा है। आप महाभारत ये सब चीज़ देखिए तो राजनीति का कोई न कोई, हर कोई भी घटना का कुछ न कुछ कॉज होता है। तो जो राजनीति का अभी जो वातावरण है उसमें जातीयता सरकार के स्तर से होता है। आप देख रहे हैं बिहार सरकार की जो सुशासन की सरकार जिसको कहते हैं, वो जो है सो पिछड़ा को अति पिछड़ा में बदल दिया, दलित को महादलित में बदल दिया। क्यों? ये जातीयता नहीं है तो क्या है? जातीयता का जन्म जो सत्ता में बैठा हुआ उच्च पद पर जो है, जो बिहार की सियासत, बिहार के जो मुखिया है, वही जातिगत राजनीति पैदा करता है, तो क्यों नहीं होगा? इसको हम और आप नहीं दूर कर सकते हैं। यह गड़बड़ी पंचायत स्तर से नहीं है, ये देश स्तर पर है। देश के प्रधानमंत्री वोट मांगते हैं तो कहते हैं मती पिछड़ा के बेटा है। इसको आप क्या मानते हैं? तो पंचायत में क्यों नहीं होगा? वो तो होता ही है। पंचायत तो और आदमी एक दूसरे के बीच में रहता है, लेकिन ये तो लोकतंत्र का दुर्भाग्य समझिए। और यहीं पर आदमी मिस कर रहा है, यहीं पर आदमी सबसे बड़ा झांसा है। ये सियासत के सबसे बड़ी चाल है, जो काम नहीं करना है लोगों को उलझाना है ताकि लोगों का दिमाग उधर डाइवर्ट रहे। ये पंचायत चुनाव लड़ने वालों के लिए या यहाँ की जनता को दोष नहीं दीजिए, ये ऊपर से आ रहा है। भ्रष्टाचार जो है सो नीचे से नहीं है, भ्रष्टाचार ऊपर से है। लेकिन एक जनप्रतिनिधि, पंचायत स्तर का जो जनप्रतिनिधि है, उसको इससे बचना चाहिए। अभी देखिए हमारे पंचायत का जो स्थिति है, जातीयता
इस बार हमारे पंचायत में खास करके जातीयता का कोई असर नहीं पड़ने वाला है। यहाँ जातीयता का चुनाव नहीं है, यहाँ तो लोग करा रही है यहाँ की जनता। यहाँ भ्रष्टाचार का इतना बड़ा हथौड़ा चला है कि जातीयता क्या, लोग अपना नाम भूल गया हुआ है। हमारे यहाँ का जो स्थिति है, इंदिरा आवास में एक बार पैसा नहीं लिया जाता है। एक बार तो 25,000 रुपया से कम नहीं, 25,000 20,000 रुपया लेकर के एक बार दिया जाता है। सेकेंड भुगतान में पैसा, थर्ड भुगतान में पैसा, मैंने कुल मिलाकर के किसी को 30,000, किसी को 40,000, किसी को 50,000 तक रुपया लोगों से लिया गया है। इस मार से लोग बउआ रहा है। हमारे यहाँ विगत वर्ष जो है सो 6-6 हज़ार रुपया सरकार से जो रिलीफ आया है, 64 ऐसे व्यक्ति हैं जिसको रिलीफ नहीं मिला और उस पर FIR हो गया। उस पर FIR क्यों हो गया? तो उसको कहता है कि डबल रिलीफ लिया, एको बार उसको नहीं मिला हुआ है। जो डबल लिया उस पर नहीं हुआ, जिसको एक बार नहीं मिला हुआ उस पर डबल रिलीफ लेने का आरोप लगाकर उस पर FIR हो गया। ऐसा स्थिति है इस पंचायत का। यहाँ जातीयता कहाँ काम करेगा? यहाँ जाति का चुनाव और जगह जहाँ होता हो। पुसुआ पटनिया में जाति का चुनाव नहीं है। पुसुआ पटनिया में सिर्फ विजेंदर वर्सेस अदर चुनाव है। किसी तरह से हमको रोकना है। यहाँ जातीयता की बात नहीं है। यहाँ कोई जात कोई धर्म नहीं, न धर्म का चुनाव है, न जात का चुनाव है, कुछ का चुनाव नहीं है। यहाँ चुनाव है तो सिर्फ विजेंदर को किसी तरह से रोकना है। ये इसमें भी बड़े बड़े राजनेता लोग हैं। इसमें बड़े बड़े लोग हैं जो पंचायत की राजनीति नहीं करते हैं, जो लोकसभा विधानसभा की राजनीति करते हैं। वैसे लोगों का ब्रेन यहाँ लगा हुआ है, वैसे लोग इसमें लगे हुए हैं। कुछ भ्रष्टाचारी लोग हैं जो राजनेताओं के बहकावे में आकर चुनाव लड़ लिया और इतना पैसा कमा लिया, इतना कुकृत कर करके ढुआ कमाया। वैसे लोगों को प्राण छूट रहा है, उसको खतरा है हमरा से। वो बेचैन है अपने पैसा लेकर के तरह तरह कैंडिडेट खड़ा कराना, वो खड़ा कराना। हम कुछ नहीं, हम सिर्फ, हमको विश्वास जनता पर है इस बार कि जनता 10 साल में जो सफ़र किया है, जनता को 10 साल में जो कोई पूछने वाला चुनाव के बाद नहीं मिला है, इस बार हमको पूरा उम्मीद है कि जनता इस बार पुसुआ पटनिया की जनता झांसे में नहीं आएगी और निश्चित रूप से वो लोग हमको मदद करेगा और हम चुनाव भारी मतों से जीतेंगे। इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। मेरे पंचायत में जातिगत चुनाव मेरे यहाँ नहीं है। और जगह होता होगा तो और जगह के लोगों से पूछिए, हम नहीं बता सकते। सर, मैं आपको शुभकामना देता हूं कि आप यहां से निकले और वैसे लोगों, सताए हुए लोगों को मदद करें जिनको अपना अस्तित्व नहीं पता है कि मैं क्या हूं। वैसे लोगों को सर आप मदद करें, मैं आपको शुभकामना देता हूं। सर, मेरा अगला सवाल आपसे होगा कि सरकार द्वारा हर पंचायत में, हर गांव में नल जल योजना शुरू किया गया, जो कि सरकार की तरफ से बहुत ही सराहनीय कदम रहा, लेकिन हमारे पंचायत के लोग, हमारे गाँव के जो लोग हैं, उनको इस चीज़ का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो अगर यहाँ की जनता विजेंदर यादव जी को चुनकर आगे लाती है तो सर इसमें क्या पहल होगा? कैसे ये चीज़ों में सुधार करेंगे? जो नल जल का जो सरकार द्वारा चलाया गया योजना है, उसको कैसे गरीब लोगों तक पहुंचाएंगे? देखिए, सबसे पहले तो हम आपको कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के चौथा स्तंभ, सबसे मजबूत स्तंभ मीडिया है। और हम आप लोग के माध्यम से आपको और देश के तमाम मीडिया, सभी चैनल को हम ये कहना चाहेंगे कि सरकार की नीति जो है उसकी प्रशंसा नहीं करिए, उसकी समीक्षा करिए। और हम समझते हैं कि नीतीश कुमार को सबसे बड़ी भूल थी और सबसे गलत निर्णय था 7 निश्चय योजना। और 7 निश्चय योजना में नल जल योजना। और हम यही समझते हैं कि लगातार इतने वर्षों तक सत्ता में रहने के बाद, अधिक उम्र होने के कारण सोच उनका अब काम नहीं कर रहा है ठीक ठाक ढंग से। ये बिल्कुल 100% यदि 7 निश्चय योजना है सही रूप में, ये जनता के लाभ के लिए यदि ने देना था, तो ऑलरेडी इसके लिए PhD विभाग है, जिसमें एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है, असिस्टेंट इंजीनियर है, इंजीनियर है। तो उस विभाग से कराना चाहिए। ऑलरेडी पानी सभी शहरों में तो जल, स्वच्छ जल देने की सुविधा तो है ना, तो उसका काम कौन कर रहा है? उसका काम तो PhD डिपार्टमेंट कर रहा है।
तो यदि गांव के लोगों को नीतीश जी को स्वच्छ पेयजल देना था और नल के जरिए देना था, कोई राजनीति नहीं करना था, तो पीएचडी के माध्यम से करते। और ये ग्राम पंचायत के माध्यम से आप, मेरे यहाँ 9 नंबर वार्ड है, अभी हमारे बगल में है, 10 नंबर वार्ड में बैठे हुए हैं, 4 नंबर वार्ड में चले जाइए, 1 सेकेंड के लिए भी पानी यदि आया हो, अब पानी यदि गिरा हो, जबकि इसे कितना जांच हो गया सरकार का, सरकार अपने सेफ्टी में गबन भी करवा दिया और जांच भी करवा लिया, इस सबको क्लीन चिट मिल गया। ये जांच इसमें क्या करना है भाई? नल खोलना है, पानी गिरता है कि नहीं गिरता है, पानी गिरता है तो ठीक है, नहीं गिरता है तो दोषी है। ये जांच इसमें कहाँ करना है? कोनो मर्डर है जे पूछना है कि कौन मारा, कौन देखा मारते हुए? जांच इसमें क्या करना है? नल खोलो और नल में देखो क्वालिटी कि ये ब्रांडेड कंपनी कौन कंपनी का है। इस देश में जो ब्रांडेड कंपनी है, क्या जांच करने वाला पदाधिकारी बीपीएससी कर करके आया है, यूपीएससी करके आया है, तो उसको ब्रांडेड कंपनी का नाम पता नहीं है क्या? तो नल देखे ना कि कौन कंपनी का है। 16 लाख रुपया एक एक वार्ड में, 16 लाख रुपया में यदि चापाकल दिया जाता तो 100 बरस के लिए स्वच्छ पेयजल की गारंटी रहता। 16 लाख रुपया में तो चापाकल देता, तो चापाकल के साथ चबूतरा और सोख्ता सभी के साथ वेल मेंटेन, कहीं भी पानी के जल जमाव की स्थिति भी नहीं रहता। यहाँ तो नल टूट गया हुआ है, जो यहाँ इस पंचायत में तो खैर नल से जले कभी नहीं निकला है, लेकिन हम गए थे माननीय पूर्व सांसद सीताराम यादव जी के घर पर, एक समारोह था, उनका निमंत्रण था, उनके दरवाजे के सामने नल का पाइप टूटा हुआ था और नल के पानी गिर रहा है छराछर, और उनके यहाँ उनके दरवाजा पर जाने में मने कीचड़ कीचड़ है, उनकी गाड़ी में कीचड़ लग रहा है, जितना लोग गया उसके गाड़ी में कीचड़ लग रहा है। उस नल में कोई लगाने वाला नहीं, उसको बंद करने वाला नहीं, उसमें कोई कपड़ा ठूसने वाला नहीं है। वहाँ पर आप ये सुविधा ये दे रहे हैं, तो या तो आप राजनीति कर रहे हैं, या इस माध्यम से आप खुद उगाही कर रहे हैं और सरकारी राशि का बंदरवाट करा रहे हैं। ये 100% फेल्योर योजना है, और इस पंचायत में 100% फेल्योर योजना है, हम दावे के साथ कह सकते हैं। आप मीडिया के लोग हैं, यहाँ जाइए तो यहाँ तो कोई नले नहीं है, पाइप लेकिन निकला हुआ होगा। आप पाइप को देखिए, पाइप सीधे निकाल दिया है, वहाँ नल भी नहीं दिया है, जबकि उस नल को जो है सो पाइप में लगा करके पीसीसी डालना है, उसको खुलने वाला बंद करने वाला सिस्टम रहना चाहिए। और यदि जहाँ कहीं है उसको खोल करके देखिए, उसके नीचे देखिए कि 20 बरस के अंदर में उसके नीचे पानी भी कहीं गिरा होगा, वर्षा का पानी छोड़ करके, नल का पानी, मिट्टी बताएगा, मिट्टी उसका गवाह होगा कि वहाँ पर पानी कहीं नहीं गिरा। नल जहाँ गिरेगा और जहाँ पक्का नहीं है, मिट्टी है, तो वहाँ तो छिद्र होना चाहिए ना, वहाँ तो पानी तो कुछ न कुछ तो रहना चाहिए। तो कहीं कुछ नहीं है, कुछ नहीं है, सब बकवास है, सब फालतू है, कुछ नहीं है। हम इस योजना के लिए नीतीश जी को हम बहुत कोसते हैं, और हम समझिएगा तो हम खुद बहुत दुखित हैं इस तरह की योजना से। कहीं कुछ नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कोई ब्रांडेड कंपनी नहीं है। इसकी जांच कराई जाए तो कहीं क्रय समिति का गठन नहीं है, कहीं वैट बिल जमा नहीं है, कहीं कोई मानक अनुरूप काम नहीं है। इसलिए ये योजना 100% फेल्योर योजना है। हम आपके चैनल के माध्यम से इतना हम बताना चाहते हैं लोगों को। सर, अब मेरा आखिरी सवाल आपसे होगा कि सर, चुनाव आयोग द्वारा एक मुखिया उम्मीदवार के लिए प्रचार प्रसार में 40 से 60 हज़ार रुपये खर्च करना है एक मुखिया उम्मीदवार को। तो सर, विजेंद्र यादव जी का बजट क्या होगा? इस 40 से 60 हज़ार ही बजट है, या उससे अधिक, या फिर सर के पास पैसे नहीं है चुनाव लड़ने के लिए? नहीं, हम लोगों का चुनाव तो अभी 8वां फेज में है, और चुनाव में 40,000 50,000 रुपया का जो सही रूप से यदि प्रचार प्रसार में वो खर्च करे तो बहुत पैसा है। उतना पैसा की ज़रूरत ही नहीं है। हम लोगों का तो छोटा पंचायत है, 13 वार्ड का पंचायत है, और भौगोलिक बनावट भी इस तरह का है कि एक रोड से जाइए तो पूरा पंचायत घूमते हुए फिर अपने घर पर चले आइए। हर एक व्यक्ति अपने घर पर आ सकता है, एक ही रोड से निकलेगा, और परिक्रमा जिस तरह से होता है उस तरह से, मंदिर के परिक्रमा जिस तरह से होता है, मंदिर रूपी हमारा पंचायत है, और उसका परिक्रमा करना है। जितना बार करिए, एक रोड से जाइए, उस रोड से घूम कर चले आइए। यह बहुत बड़ा पंचायत नहीं है, ऐसे बहुत अधिक
प्रचार के लिए संसाधन की ज़रूरत नहीं है, बहुत पैसे की ज़रूरत नहीं। सर आपने मुझे समय दिया, इसके लिए सर धन्यवाद। मैं अपने साथी कैमरामैन रंजीत के साथ धन्यवाद।